नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी डीआरडीओ और यूपीपीसीएल, टीजी2, एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे, जो कि आप इस सीरीज को देखकर किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना। यहाँ से अधिकतर यहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आपने यूपी आरवीनल टीजी2 में देख ही लिया होगा, यहाँ से अधिकतर प्रश्न फंसे हुए थे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, हम आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। जैसा कि किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अपने अक्ष पर घूर्णन करके। ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी अणु का भार डैश डैश माना गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम देखते हैं इसमें, जैसा कि अगला प्रश्न है, एक कूलाम डैश डैश होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर इंटू सेकेंड इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों क्यू बराबर आई टी होता है, यहीं से इसका मात्रक भी निकल आ गया। अगला प्रश्न आपका है, आवृत्ति डैश डैश अनुपातिक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रेरकी प्रतिघात इसका सही उत्तर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आवृत्ति इंडक्टिव रिएक्टेंस के समानुपाती होता है तथा धारिता आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि देख सकते हैं, एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। यहाँ पर दोस्तों इसका मान ओमेगा सी का मान यहाँ पर रख देंगे तो 1/2πfc आपका आ जाएगा फार्मूला, जो कि आप देख सकते हैं इसी से इसका संबंध निकाल लिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विद्युत हीटर के लिए प्रयुक्त पदार्थ डैश डैश हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम देखते हैं इसमें, नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना मिश्र धातु है, जिसकी कार्यकारी तापमान जो है 1100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान बहुत कम होता है। नाइक्रोम का प्रयोग मुख्यतः हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, सूती, टेप, कागज आदि जैसी विषवाहक सामग्रियों के संसेचन का क्या उद्देश्य होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वायु कोटिका को तेल से भरना। ये इसका राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टर इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, फैराडे के नियमानुसार यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार उपस्थित है और यदि चालक और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति हुई तो चालक में विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ प्रेरित होता है। अगला प्रश्न आपका है, जैसे कि विद्युत इस्त्री के तापक अवयव के विद्युत रोधन हेतु प्रयुक्त पदार्थ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, चूँकि माइका एक विद्युत रोधी पदार्थ है और इससे किसी प्रकार की धारा प्रवाह नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयोग आयरन में किया जाता है और जो कि व्यक्ति आयरन का प्रयोग कर रहा है होता है उसका संपर्क हीटिंग एलिमेंट से नहीं होता है और वह व्यक्ति सुरक्षित रहता है। अभ्रक अगला पॉइंट है, जैसे कि अभ्रक विद्युत का कुचालक परंतु ऊष्मा का सुचालक होता है और माइका का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है 20 से लेकर 60 kV/mm होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, R1 और R2 के दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो और प्रतिरोध R1 व R2 का अनुपात 4:1 है तो R1 व R2 में प्रवाहित विद्युत का अनुपात क्या होगा? सिंपल सा है दोस्तों, इसका जो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:4, जो कि सही उत्तर होगा। जैसे कि यहाँ पर इसका मान यहाँ पर रख दिया गया, R1/R2 इसका मान रख कर यहाँ पर इसका मान आ गया। चलिए जैसा कि देखते हैं इसमें, जिस प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा उसमें
कम धारा प्रवाहित होगी तथा जिस प्रतिरोध का मान कम होगा उसमें अधिक धारा प्रवाहित होगी। और दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जैसा कि उसमें दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, 100 वाट और 230 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध। दोस्तों सिंपल सा है, R बराबर V²/P। इस फार्मूले पर मान रखेंगे, आपका जो निकल कर उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 529 ओम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है जहां I धारा जबकि वोल्टेज V वोल्टेज और R प्रतिरोध है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ओम के नियमानुसार दोस्तों R बराबर V/I होता है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं V बराबर IR ओम के नियम के अनुसार, और P बराबर V²/R होता है, और P बराबर दोस्तों I² भी होता है, VI भी होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि वाट में होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक अच्छे फ्यूज तार में कौन सा गुण होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी न्यून विशिष्ट प्रतिरोध निम्न गलन बिंदु, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका है, जैसा कि फ्यूज सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कॉपर, इसका राइट आंसर है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं फ्यूज सामग्री के रूप में कॉपर का प्रयोग नहीं किया जाता है, तथा जिन पदार्थों में फ्यूज तार बनाए जाते हैं वे धातु, सीसा, चांदी, टिन, एंटीमनी, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि के बने होते हैं। चांदी का कार्य फ्यूज के लिए पूर्णतः संतोषजनक है, क्योंकि दोस्तों चांदी का जो ऑक्सीकरण नहीं होता है। चांदी को यदि शुष्क वायु में प्रयोग किया जाए तो तब इसका क्षरण यानी डिट्रेसिएशन नहीं होता है तथा यह चमकदार बनी रहती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि देख सकते हैं HRC फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 3 फेज सिस्टम में किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं इसमें प्रायः निम्न वोल्टता के फ्यूजों का उपयोग निम्न वोल्टता वितरण प्रणाली की अति लोड तथा लघु पथ से रक्षा के लिए किया जाता है, और 3 फेजी मोटरों में ट्रिपिंग युक्ति सहित HRC फ्यूजों का प्रयोग करके उन्हें 2 फेज पर चलने वाली हानियों से बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, जैसा कि दोस्तों परिपथ वियोजकों की बैकअप रक्षण के लिए HRC फ्यूजों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि यदि बैटरी का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफ़ी बड़ा है तो सर्वोत्तम वर्गीकरण पद्धति होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम, इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि दोस्तों समांतर में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध और भी कम हो जाएगा और अधिक धारा का मान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं 3 सेलों में प्रत्येक का विद्युत वाहक बल EMF E है तथा प्रतिरोध R, और इन्हें R के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। अतः संयोजन में से धारा प्रवाहित धारा का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 3E/3R + R, इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर दिया भी गया है, यहाँ पर इसका मान ऐसे निकाल कर जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों ये भी आ जाए तो ये भी सही है। दोस्तों ये आ जाए तो इसमें कॉमन ले लिया गया है 3, मान लो इसमें से 3 कॉमन ले लिए गए, इसमें 3 वही रखा गया है, तो दोस्तों आपका फार्मूला यही वाला सही होगा और ये भी मान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्रोमियम प्लेटिंग में एनोड किस पदार्थ का बना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सीसा, इसका सही उत्तर है। जैसे कि हम देख सकते हैं सिल्वर प्लेटिंग में परिष्कृत चांदी जो 99.99% शुद्ध के तापानुशीतित नोड प्रयोग किए जाते हैं, और निकिल जो है निकिल प्लेटिंग में निकिल के अंडाकार एनोड प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि यदि कोई धारा वामवर्ती दिशा में प्रवाहित हो तो नज़दीकी ध्रुव की ध्रुवता होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी ध्रुव, इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं यदि कोई धारा वामवर्ती दिशा में उत्तरी ध्रुव में प्रवाहित हो तो नज़दीकी ध्रुव की ध्रुवता दक्षिणी ध्रुव होगी। अगला
अगला प्रश्न आपका है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की ध्रुवण जो है प्रक्रिया से यह साबित होता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आइजोक्री इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसमें ऑप्टिकल लेंस, टीवी आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, स्थायी चुंबक का परीक्षण डैश डैश द्वारा किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि पारस्परिक प्रेरकत्व वाला एक विद्युत परिपथ के प्रयोग से, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं, इस परीक्षण से यह पता लगाया जाता है कि स्थायी चुंबक की कितनी सामर्थ्य है, अर्थात फ्लक्स की कितनी मात्रा उत्पन्न कर रहा है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक इंडक्शन कॉइल का न्यून प्रेरकत्व गुणांक जो है 5 हेनरी, प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पियर से 10⁻³ सेकंड में शून्य हो जाती है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। सिंपल सा दोस्तों ये फार्मूला होता है, जो कि लेंज के नियमानुसार दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ पर इसका मान रखेंगे, आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25,000 वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसे कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किसी प्रेरण कुंडली के चक्करों की संख्या और क्रोड की लंबाई दोनों ही दुगने कर दिए जाते हैं तो इसका स्व प्रेरकत्व हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोगुना हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, हेनरी निम्नलिखित में से इकाई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रेरकत्व इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 500 वाट के 2 लैंप समांतर में लगाए गए हैं, इसकी कुल वाटेज निम्नलिखित के बराबर होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1000 वाट, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, 2 बल्ब जो हैं क्या दिया गया, इनकी जो 2 लैंप जो समांतर में है इन्हें जोड़ लेंगे तो आपका जो 1000 वाट सही उत्तर आ जाएगा। जैसा कि अगला प्रश्न है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का आर जो है आर 40 ओम और एक्सएल 90 ओम और एक्सी 60 ओम है। यदि यह सभी श्रेणी में हो तो तब प्रतिबाधा जेड का मान क्या होगा। दोस्तों आर बराबर दिया है, एक्सएल बराबर दिया है, एक्सी बराबर दिया है और यह दोस्तों देख सकते हैं जेड बराबर फार्मूला होता है रूट में r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इस पे फार्मूले पर मान रख देंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 50 ओम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि देख सकते हैं, श्रेणी परिपथ एक परिपथ है जिसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए केवल एक पथ होता है जिस पर धारा प्रवाहित होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, निम्नलिखित परिपथ में कुल धारिता क्या है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 16 माइक्रोफैरड, इसको देख सकते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों इसे देख सकते हैं समांतर में है, इसे जोड़ लेंगे 8 8 16 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि संधारित्र लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान है, यानी कैपेसिटर लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान आपको बताना है। जैसे कि आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरक भार के टर्मिनलों के आर पार, इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वैद्युत परिपथ में डायोड का प्रयोग निम्नलिखित के रूप में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ से बनाया जाता है। यह एसी धारा के आधे चक्र में चालक की तरह कार्य करती है तथा आधे चक्र में कुचालक की तरह कार्य करती है। अर्धचालक की संयोजकता जो है 4 होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जब शुद्ध अर्धचालक गर्म किया जाता है तब प्रतिरोध। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कम हो जाता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देख सकते हैं, अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता धातु और कुचालकों के मध्य होती है और अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता तापमान पर अधिक निर्भर होती है, अर्थात अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, कुचालकों का भी प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, जबकि चालक पदार्थों का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि कौन सा डायोड विपरीत अभिनत में भी धारा प्रवाह को अनुमति देता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जेनर डायोड इसका राइट आंसर है।
चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, करंट की पर्याप्त मात्रा के साथ कम वोल्टेज पर चलने वाले ट्रांजिस्टर को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, करंट संचालित उपकरण कहते हैं। जैसा कि जिसका संचालन इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के कारण होता है, इसलिए इसे बाइपोलर कहा जाता है। और ट्रांजिस्टर को निम्न वोल्टेज पर प्रयोग किया जाता है। यदि ट्रांजिस्टर को कार्यकारी वोल्टेज निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है तो ट्रांजिस्टर बहुत अधिक समय तक कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि ट्रांजिस्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डिफ्यूज्ड जंक्शन विधि इसका सही उत्तर है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, जो ट्रांजिस्टर बनाने की प्रमुख विधियां निम्न प्रकार की हैं, जैसे कि जंक्शन विधि, पॉइंट कांटेक्ट विधि और डिफ्यूज जंक्शन विधि, सिलिकॉन प्लेनर ट्रांजिस्टर विधि, ये सारी इसकी विधियां हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांजिस्टर जो केवल उच्च धनात्मक गेट वोल्टेज के साथ वृद्धि मोड चलाए जाते हैं तो डेड डैश कहलाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मोसफेट इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम मोसफेट का पूरा नाम जान लेते हैं, जैसे कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। और मोसफेट जो है वोल्टेज नियंत्रक डिवाइस होती है। यह बहुसंख्यक आवेश वाहक पर कार्य करती है, इसलिए इसे यूनिपोलर डिवाइस कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि ओसिलेटर परिवर्तित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एसी को डीसी को एसी की वांछित आवृत्ति में, इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वह दोलित्र जिसकी आउटपुट आवृत्ति इनपुट वोल्टेज के आयाम पर निर्भर करती है कहलाता है डेड डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वोल्टता नियंत्रण दोलित्र इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि अगले प्रश्न जाने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि दोलित्र एक युक्ति है जो कि डीसी शक्ति को एसी शक्ति में रूपांतरित करती है। यद्यपि एसी वोल्टेज एक निश्चित आवृत्ति पर उत्पादन एक प्रत्यावर्तक द्वारा भी किया जा सकता है, परंतु दोलित्र परिपथों द्वारा विभिन्न आवृत्तियों पर एसी वोल्टेज उत्पन्न करना सरल है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, जैसे कि अनुनाद परिपथ का प्रयोग निम्नलिखित में से होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि निम्नलिखित में निष्क्रिय साधन कौन सा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एयर कोर इंडक्टर इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं, एयर कोर इंडक्टर पैसिव डिवाइस है और इसके दोस्तों देख सकते हैं फेट, एससीआर, बीजीटी और ये सभी जो है एक्टिव डिवाइस हैं। अगला प्रश्न यानी दोस्तों सक्रिय हैं। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि एक आधुनिक विद्युत अर्धचालक उपकरण जिसमें बीजेटी और मॉसफेट की विशेषताएं शामिल है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आईजीबीटी इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर इसका पूरा नाम होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि एफईटी के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यक वाहकों द्वारा प्रचलित इसका सही उत्तर है। जैसा कि एफईटी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिवाइस होती है जो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है तथा इसमें नॉइस कम होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक घटक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एलडीआर इसका राइट आंसर है। एलडीआर यानी दोस्तों लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जो कि इसका सही उत्तर है। इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि सजावटी प्रकाश व्यवस्था में श्रृंखला में कई लाइट डेड डैश द्वारा निर्धारित होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ड्रम स्विच इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विमानों, जहाज़ों और कई यूरोपीय देशों में घरों में विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा प्राथमिकता पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति लाइन में डेड डैश दिया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 110 वोल्टेज इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, जैसे कि सीढ़ी के तारों में सर्किट में इस्तेमाल किए जाने वाले दो तरफा स्विचों की न्यूनतम संख्या डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 2 इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अधिकतम डैश लीकेज करंट की अनुमति है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि पूर्ण लोड विद्युत धारा का 1/5000वां भाग इसका सही उत्तर होगा, गुना इसका सही उत्तर है। जैसा कि अगला प्रश्न है, BIS के अनुसार एक लाइट फैन के उप परिपथ में अधिकतम पॉइंट डैश से अधिकतम नहीं होने चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 10 इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, एक परिपथ के कार्य भार का मान 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए तथा शक्ति परिपथ में एक परिपथ पर भार का मान 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि DC मशीन में कम्यूटेशन की व्याख्या किस प्रकार की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वह प्रक्रिया जिसमें ब्रशों द्वारा कुंडलों को लघुपतित करने के समय कुंडली में धारा की दिशा बदल जाती है। जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अग्र अंतराल यानी फ्रंट पिच कहते हैं। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या अग्र अंतराल कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में, जो कम्यूटेटर के सिरों पर संयोजित प्रथम कुंडली या द्वितीय चालक तथा कुंडली के प्रथम चालक के बीच की दूरी को फ्रंट पिच कहते हैं और यह आर्मेचर चालक के पदों में मापा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कम्यूटेशन के दौरान कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टेंस वोल्टेज इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो ये चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को, यहाँ पर इसकी PDF दे दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न है, DC मोटर में आर्मेचर ड्रम को लेमिनेटेड बनाया जाता है जिससे कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, AD धारा यानी भंवर धारा क्षति का मान कम रहे, ये इसका सही उत्तर है। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि किसी वैद्युतिक मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति इसका सही उत्तर है। जैसा कि किसी विद्युत मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति शाफ्ट पर उपलब्ध कुल यांत्रिक शक्ति होती है, इसे नेम प्लेट शक्ति भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कुमुलेटिव कंपाउंड DC मोटर में लोड बढ़ाने से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन गति घटती है। चलिए, जैसा कि इसमें कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे कि कुमुलेटिव कंपाउंड DC मोटर की गति जो है लोड वृद्धि होने पर शंट मोटर की अपेक्षा तो इसकी अधिक होती है, परंतु सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है। इस प्रकार की मोटर लोड रहित अवस्था में एक नियत गति पर चलाई जा सकती है। अगला प्रश्न आपका, डिफरेंशियल कंपाउंड DC मोटर की गति लोड विशेषता डैश के समान होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है, हम इसमें बात करते हैं इसमें से कौन हो सकता है। जैसे कि डिफरेंशियल कंपाउंड DC मोटर की गति लोड विशेषता किसी भी मोटर के समान नहीं होती है, और क्योंकि लोड धारा वृद्धि के साथ साथ मोटर की गति में भी वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि लोड वृद्धि से मोटर की परिणामी फ्लक्स घटता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में द्वितीयक को हमेशा बंद क्लोज्ड रखा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, धारा ट्रांसफार्मर यानी दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसमें दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत उच्च विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो धारा ट्रांसफार्मर के अवांछनीय है। धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च धारा मापने के लिए किया जाता है। धारा ट्रांसफार्मर उस लाइन के सीरीज में जोड़ा जाता है जिस लाइन की धारा ज्ञात करनी हो। यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिसकी प्राथमिक कुंडली में बहुत कम फेरे तथा द्वितीय कुंडली में बहुत अधिक फेरे होते हैं। अगला प्रश्न, बैटरी संतुलन परिपथ यानी बैटरी बैलेंसिंग सर्किट डैश में वृद्धि करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बैटरी के जीवन काल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त जेल होती है
सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सिलिका जेल इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं ब्रीदर के द्वारा शुष्क वायु ट्रांसफार्मर में पहुंचती है और शुद्ध सिलिका जेल का रंग नीला तथा आर्द्रता जब यानी दोस्तों जब नमी सोख लेता है तो ये खराब जेल का रंग जो होता है रंग गुलाबी हो जाता है। अगला प्रश्न आपका, जैसे कि ट्रांसफार्मर ऑयल की परावैद्युत सामर्थ्य डैश प्रति एमएम होने की अपेक्षा की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 किलोवोल्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, चल लौह आकर्षण प्रकार के उपकरण का विक्षेप बल आघूर्ण डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी धारा के वर्ग का अनुक्रमानुपाती इसका राइट आंसर है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं फार्मूला भी दिया गया है और चल लौह यानी मूविंग आयरन उपकरण का स्केल आरेखी होता है और पॉइंटर के नियंत्रण हेतु तो स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रण आघूर्ण जो है आघूर्ण को टी से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि शिखर से शिखर यानी पीक टू पीक उर्मिका वोल्टता मापने के लिए कौन से साधन का इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सीआरओ इसका राइट आंसर है। जैसा कि जब एसी शक्ति का रूपांतरण डीसी शक्ति में किया जाता है तो डीसी शक्ति में कुछ अंश एसी का भी प्राप्त हो जाता है और जिसे उर्मिका यानी रिपल कहते हैं, इसे फिल्टर के माध्यम से कम किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि शंट फील्ड प्रतिरोध के मापन के लिए सबसे उपयुक्त मीटर कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर इसका राइट आंसर है। जैसा कि ओम मीटर वह यंत्र होता है जिसमें शुष्क सेल द्वारा वोल्टता स्रोत रख कर सीधा प्रतिरोध का पाठ्यांक प्राप्त होता है। यह विभिन्न प्रकार तथा परास में मिलते हैं। प्रायः सभी ओम मीटर में कई मेगा ओम तक प्रतिरोध मापने के लिए एक अकेली शुष्क बैटरी प्रयोग की जा सकती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि 3 फेज प्रेरण मोटर के साथ स्टेटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करते समय स्टार्टर के प्रतिरोधों को ऐसा रखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अधिकतम इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि गति नियंत्रण की इस विधि में मोटर की स्टेटर रियोस्टेट की सहायता से प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। फलस्वरूप सप्लाई वोल्टेज का मान कम हो जाता है। वोल्टेज के कम होने से मोटर में उत्पन्न बल आघूर्ण कम हो जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रेरण मोटर की असामान्य रगड़ ध्वनि को रोका जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उचित और नियमित स्नेहन इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, डीओएल स्टार्टर के कंडक्टर कॉइल का क्या कार्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रनिंग ऑन स्टेट इसका राइट आंसर है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप प्रति घंटा जो है 50 से 60 बार प्रचलित किए जाने की इसमें क्षमता होती है और सप्लाई असफल हो जाने पर स्वतः ही ऑफ हो जाने की इसमें क्षमता होती है और ऑपरेटर द्वारा पुनः युक्ति को प्रचालित न किए जाने तक लोड परिपथ को ऑफ रखने की इसमें क्षमता होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि सीलिंग पंखा के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर किस्म होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी स्थायी कैपेसिटर किस्म इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मोटर की गति शून्य भार पर उच्चतम होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि सीरीज मोटर इसका राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों इसका जो स्टार्टिंग टार्क धारा के वर्ग के समानुपाती होती है और नो लोड कंडीशन में स्पीड जो है अधिक होती है। शंट मोटर की स्पीड लगभग कांस्टेंट होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न है, प्रतिकर्षण प्रवृत्ति स्टार्ट प्रेरण मोटर में मोटर को चलाते समय ब्रश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दिक् परिवर्तक से उठेंगे और यांत्रिकता से दिक् परिवर्तक लघु पथ होगा, इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बड़े व्यास वाले एक अल्टरनेटर जिसमें प्रमुख ध्रुव के साथ घूमने वाली फील्ड होती है उसमें रोटर डैश पर चलता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए धीमी गति इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं इसका फार्मूला देख सकते हैं और यह रोटर सिलियन टाइप का होता है जिसका व्यास अधिक तथा अच्छी लंबाई कम होती है। इसकी गति 100 से 1500 आरपीएम तक होती है, जिसमें ध्रुवों की संख्या आप देख सकते हैं। इसका फार्मूला भी दिया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
निम्नलिखित रोटर में किस स्लॉट को उसकी अधिकतम परिधि के चारों ओर काट दिया जाता है जिससे कि फील्ड वाइंडिंग रखी हुई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बेलनाकार पोल प्रकार के रोटरों में इसका राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अधिक से अधिक प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। जो कि आपका डीआरडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से दोस्तों एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। यहाँ पर जो इसकी पीडीएफ है इसे आप डाउनलोड कर रख सकते हैं और जब आपकी आंसर किया जाए तो इसमें मिला लेना आपके कितने प्रश्न मिल गए हैं। चलिए, जैसा कि एक अल्टरनेटर का वोल्टेज विनियमन कम होता है जब लोड सर्किट में डेड डैश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, घटता हुआ पावर फैक्टर इसका राइट आंसर है। जैसा कि वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पर धनात्मक होता है और वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक, ऋणात्मक व जीरो लीडिंग पावर फैक्टर पर हो सकता है। जैसा कि वोल्टा नियमन बराबर नो लोड माइनस फुल लोड अपान फुल लोड गुणे 100 इसका फार्मूला है। अगला प्रश्न, जैसा कि पास और तरंग कुंडली के पश्च अंतराल और अग्र अंतराल की संख्या डेड डैश होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों विषम होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यदि ध्रुव स्पान या कॉइल पिच के बराबर हो तो कुंडलन कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फुल पिच्ड इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि देख सकते हैं पोल पिच बराबर एस अपान पी, जो कि एस स्लॉटों की संख्या और पी ध्रुवों की संख्या को प्रदर्शित करता है और के पी पोल पिच होता है। और फुल पिच कुंडली में इसका कोण होता है 180 डिग्री होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि कुंडली में पक्षों की संख्या कुंडली की संख्या का डेड डैश गुना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि देख सकते हैं। अगला प्रश्न, डीसी धारा मशीन में 6 पोल लैप कुंडली का प्रयोग किया जाता है, समांतर पथों की संख्या का क्या होगी? राइट आंसर दोस्तों इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों लैप जो है समांतर पथों की संख्या और इसमें पोल्स की संख्या इसमें बराबर होती है, जबकि वेव में हमेशा 2 होती है। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में डेड डैश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 90% प्रकाश के नीचे की ओर होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों आप अर्ध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यवस्था और अप्रत्यक्ष व्यवस्था के बारे में जानकारी देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे मतलब दिए गए विकल्पों में से किसे सजावटी दीपक के रूप में उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रवर्तक लैंप इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक सोडियम लैंप के आरंभ में सोडियम डेड डैश में होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ठोस अवस्था इसका राइट आंसर है। जैसा कि इसमें सोडियम लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। ये लैंप 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट प्रकाश उत्पन्न करते हैं और इसकी कार्यकारी जो आयु है 3500 घंटे तक होती है। अगला प्रश्न, कैंडेला डेड डैश की इकाई होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ज्योति तीव्रता इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं, किसी दिए हुए दिशा में किसी स्रोत द्वारा उत्सर्जित ल्यूमिनस फ्लक्स प्रति घन कोण को ज्योति तीव्रता कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर फाई अपान ओमेगा इसका फार्मूला होता है और इसका जो मात्रक होता है कैंडेला या ल्यूमेन अपान स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि साधारणतः तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है जिसका कारण होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा जनित ऊष्मा इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि देख सकते हैं, आपको एक ऐसे विद्युत तापक की जांच करनी है जो गर्म नहीं होता है और आपने पता लगाया कि पूर्ति सर्किट और अनुरूप स्विच के कोई खराबी नहीं है। इस दोष को दूर करने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तापक को पूरा खोलकर सही पुर्जों की जांच करना, ये इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दोस्तों इसमें देखते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए तापक को पूरा खोलकर आपके सभी पुर्जों को जांच करना होता है कि इसमें कोई
चीज़ खराब तो नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, जैसे कि आपको एक पंखा यानी लैंप परिवर्तित करना है तो ऐसे मामलों में सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुख्य आपूर्ति स्विच को बंद करना, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विद्युत जल तापक और संयोजक केबल के बीच आईएस के अनुसार विद्युत प्रतिरोध कितना होना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 0.01 किलो ओम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट में डिएरेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फीड वाटर से ऑक्सीजन निकालने के लिए इसका राइट आंसर है। जैसा कि देख सकते हैं, इसमें फीड वाटर को गर्म करने के लिए इकोनोमाइजर का उपयोग करते हैं और फीड वाटर को संघनित करने के लिए संघनित्र यानी कंडेंसर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि 75 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता 35% है और विद्युतीय दक्षता जो है 80% है। प्लांट की कुल दक्षता का पता लगाएं। राइट आंसर दोस्तों आप हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 28% इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, प्लांट की दक्षता बराबर तापीय दक्षता गुणे विद्युतीय दक्षता, इसको हल करेंगे तो आपका 28 सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में प्रयोग किया जा सकता है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे सामान्य किस्म का दोष होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सिंगल लाइन भूदोष इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ओवरहेड लाइन के लिए भारतीय विद्युत नियम जो है 1956 के अध्याय 8 का नियम 74 निम्नलिखित के संबंध में है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सामग्री और सामर्थ्य इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अनुप्रयोगों के क्षेत्रों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा केबल का प्रकार नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पनडुब्बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विद्युत यानी केबल के विद्युत रोधन में प्रयुक्त पेपर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रेग्नेटेड पेपर जो कि सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, जैसा कि निम्न में से क्या वल्कनित प्रक्रिया में रबर में मिलाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सल्फर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, केबल में आच्छादों का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नमी के अंतःकरण संक्रमण को रोकने के लिए इसका राइट आंसर है। और जैसा कि दोस्तों नमी सोखने के लिए केबल का जीवन काल कम हो जाता है और इसमें देख सकते हैं केबल में जो आवरण का प्रयोग केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि LT 660 वोल्टेज ग्रेड पावर में केबल में उपयोग किए जाने वाले चालक का व्यास डैश पर निर्भर करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वाहित धारा इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, इसमें किसी भी केबल का व्यास उसकी धारा की क्षमता पर निर्भर करता है। जैसा कि दोस्तों आज के प्रश्न हमने कंप्लीट किए, जो कि आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये संख्या थी। और दोस्तों आपकी ये DRDO में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर जो हमारी जो 3000 प्रश्नों की सीरीज है, अगर दोस्तों इसको पूरा फॉलो कर लेते हैं, मान लो 20, 22, 23 वीडियो आएंगे इसमें, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। इससे ज़्यादा अगर दोस्तों आपको मान लो इन सारी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपको बाहर जाने वाला नहीं है। इसकी PDF 2 बार वीडियो देख लीजिए और इसकी PDF 1-2 बार देख लीजिए, आपको ये पूरा रट जाएगा। मान लो पूरा इलेक्ट्रिशियन इसमें आपको कवर कर दिया गया है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहेगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।